गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 ओरिजिन ऑफ यूएनओ, इसके अंतर्गत आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। हमने संयुक्त राष्ट्र के ओरिजिन के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बात की थी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया और आज हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों की। जैसा कि गुडस्पीड ने कहा है कि शांति तथा सुव्यवस्था को कायम रखने के लिए राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात यदि हमें विश्व में शांति बनाए रखना है, यदि हमें युद्धों को रोकना है, यदि हमें सुव्यवस्था बनाकर रखनी है, तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि राष्ट्रों के बीच में आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहते हैं और चार्टर की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन लोगों के आदर्शों तथा सामान्य उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है जिनकी सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए प्रयत्न किए थे। भारत का संविधान जब आपने फर्स्ट ईयर में किया था तो उस संविधान में आपने एक प्रस्तावना को पढ़ा था और वो प्रस्तावना क्या थी? वो हमारे देश के उद्देश्य थे, हमारे देश के आदर्श थे और हमने कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया था कि जिन उद्देश्यों को हमने रखा है उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। जो हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के ऊपर चलकर। तो इस प्रकार जो प्रस्तावना होती है वो उद्देश्य और आदर्श जो लोगों के होते हैं, जो सरकार के होते हैं, जो उस देश के होते हैं, वो उसमें अभिव्यक्त किए जाते हैं। क्योंकि प्रस्तावना पढ़ने मात्र से ही आपको ये पता चल जाता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, इस देश का उद्देश्य क्या है, या किस रास्ते पर चलकर, किन सिद्धांतों के ऊपर चलकर वो देश अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के अंदर भी प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें देश शामिल हैं, राष्ट्र शामिल हैं, राष्ट्रों की सरकारें शामिल हैं और उन राष्ट्रों की सरकारों ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण प्रयत्न किए हैं। तो प्रस्तावना के अतिरिक्त इसमें 111 धाराएं हैं जो 19 अध्यायों में विभक्त हैं। चार्टर में संघ के उद्देश्यों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, संगठन के बारे में और उसके विभिन्न अंगों की कार्यविधि आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो चार्टर की प्रस्तावना हम करेंगे। सबसे पहले चार्टर की प्रस्तावना क्या है? चार्टर की प्रस्तावना इस प्रकार है। इसको हम इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे पूरी प्रस्तावना को और अंडरलाइन भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं चार्टर की प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र के हम लोगों ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उस युद्ध की पीड़ा और कष्टों से बचाएंगे जिसने हमारे जीवन काल में 2 बार मानव जाति पर अकथनीय दुख ढाए हैं और हम मानवता के मूल अधिकारों में, मानव की गरिमा और महत्व में और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के नर नारियों के समान अधिकारों में पुनः आस्था पैदा करने का और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का जिनसे संधियों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान का दृष्टिकोण ग्रहण किया जा सके और हम अधिक व्यापक स्वतंत्रता द्वारा अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाएंगे और समाज को प्रगतिशील बनाएंगे। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सहनशील बनेंगे और अच्छे पड़ोसियों की भांति साथ मिलकर शांति से रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों का संगठन करेंगे और उन नियमों का पालन करेंगे और ऐसे साधनों से काम लेंगे जिनसे इस बात का विश्वास हो जाए कि अपने सामान्य हितों के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साधनों का प्रयोग करेंगे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने मिलकर प्रयत्न करने का निश्चय किया है। इसलिए हमारी सरकारें प्रतिनिधियों के माध्यम से सैन फ्रांसिस्को नगर में इकट्ठी हुई। प्रतिनिधियों ने अपने अधिकार पत्र दिखाए जिनको ठीक और उचित रूप में पाया गया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चार्टर को स्वीकार कर लिया है और इसके आधार पर वे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाएगा। इन्वर्टेड कोमा क्लोज।
तो इस प्रकार चार्टर की प्रस्तावना में आपने क्या देखा कि संयुक्त राष्ट्र के हम लोगों ने, तात्पर्य क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य राष्ट्र शामिल हैं उस देश की सरकार, और वो सरकार क्या है, उस देश के लोग, क्योंकि सरकारें लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हम लोगों ने ये दृढ़ निश्चय किया है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं हम उसे युद्ध की पीड़ा से बचाएं, कष्टों से बचाएं। और ये कष्ट और ये युद्ध की पीड़ा क्या थी, जिसने हमारे जीवन काल में 2 बार, यानी 1919 और 1939 में जो विश्व युद्ध हुआ था, तो 2 बार मानव जाति पर अकथनीय, यानी जिनको हम बयान नहीं कर सकते, ऐसे दुख हमारे ऊपर डाले। इसके अलावा जो मानवता के मूल अधिकार हैं, मानव की गरिमा है, उसका महत्व है, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के नर और नारी जिनको कि उनके अंदर एक समान अधिकार और पुनः समान अधिकारों की और समानता की भावना उनके अंदर ग्रहण की जा सके, वो अपने अंदर पैदा कर सकें, उस आस्था को प्राप्त कर सकें और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें कि जिसमें संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जो अंतर्गत आते हैं उन उत्तरदायित्वों के प्रति जो न्याय की भावना है, सम्मान का दृष्टिकोण है, उसको ग्रहण किया जा सके। इसके अलावा व्यापक स्वतंत्रता लोगों में, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, समाज को प्रगतिशील बनाना और साथ में सभी लोग सहनशील बने, अच्छे पड़ोसियों की भांति मिलजुल कर शांति से रहें और शांति और सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति का संगठित करें, यानी युद्धों के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए कार्य करें। नियमों का पालन करेंगे, साधनों से काम लेंगे और हम इस प्रकार से कार्य करेंगे कि विश्वास हो जाए कि हमारे हित एक जैसे हैं, हमारे हित समान है। इसके अलावा हम जो युद्ध सामग्री है उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे और सभी लोगों के अंदर सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो हमारे पास हैं उनका हम आपस में मिलजुल कर प्रयोग करेंगे। और ये जो हमारे उद्देश्य हैं इनको पूरा करने के लिए हम मिलकर, हमने एक निश्चय किया है कि हम मिलकर साथ रहेंगे, इसीलिए ये संगठन अस्तित्व में आया। और इस प्रकार से ये जो प्रस्तावना है इसमें क्या कहा गया कि जो हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी सरकारें सैन फ्रांसिस्को नगर में इकट्ठा हुई हैं, उन प्रतिनिधियों ने अपने अपने अधिकार पत्र दिखाए हैं कि जिनको ठीक और उचित रूप में पाया गया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को स्वीकार कर लिया और इसके आधार पर वे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना उन्होंने की और जिसको क्या कहा गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो मिलकर प्रयत्न करने की इसमें बात कही गई थी कि हम मिलकर प्रयत्न करेंगे, जो ये हमारे उद्देश्य हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनका विश्लेषण करते हैं, एवल्यूएशन करते हैं इस प्रस्तावना का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रस्तावना है वो आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में, यानी जितने भी देशों की प्रस्तावनाएं हैं हम पढ़ते हैं संविधानों की, उनमें सबसे उत्तम है। ये इस बात का सूचक है कि किन किन विश्वासों एवं आशाओं के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। विचार, अभिव्यक्ति एवं आदर्श के रूप में यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है और भावी संतानों को युद्ध के उत्पातों से बचाने और व्यक्ति की गरिमा और मूल्य में विश्वास को पुनः दोहराने के लिए संधियों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से निकलने वाले अधिकारों का सद्भावना पूर्वक निर्वाह करने के लिए और बाद में जो आर्थिक हैं, सामाजिक प्रगति हैं, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का हम निर्माण कर रहे हैं। यानी शुरू में हम युद्धों को रोकेंगे, शांति स्थापित करेंगे, सुरक्षा की भावना हमारे अंदर लाएंगे और बाद में हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी कार्य करेंगे। उनका उद्देश्य है सहिष्णुता से कार्य करना, अच्छे पड़ोसियों की भांति एक दूसरे के साथ रहना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए शक्ति को संगठित करना और साथ ही मानव मूल अधिकारों की स्वीकृति जो युद्ध के दौरान लगभग समाप्त सी हो गई थी, सभी राज्यों की सार्वभौमिक समानता की स्वीकृति और करोड़ों ऐसे लोग जो शोषण के शिकार हो चुके हैं उनकी बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवस्था पर आधारित शांति की आशा करते हैं। हैंस केल्सन ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना की विशद व्याख्या की, यानी बहुत उसने लंबी चौड़ी व्याख्या की है। उसके अनुसार प्रस्तावना में 2 वाक्यों की चर्चा उल्लेखनीय है। पहली तो ये कि संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने
विशिष्ट साधनों के द्वारा कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिलकर प्रयत्न करने का निश्चय किया है। और दूसरा वाक्य है, यह घोषित किया गया कि उनकी सरकारें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव की इच्छाओं और अभिलाषाओं का प्रतीक बनकर जन कल्याण का साधन बन गया। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघों का समूह बनकर ये केवल एकमात्र का शब्द नहीं है, जैसे कि राष्ट्र संघ था कि राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में ऐसे शब्दों का पूर्णतः अभाव था और उसमें हम संविदा करने के लिए लोगों का प्रयोग ना करके हम संविदा करने वाले राज्य शब्द का हमने प्रयोग किया था। तो परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ संघों का या राष्ट्रों का समूह बनकर रह गया, वह जन इच्छा का प्रतीक नहीं बन सका। इस प्रकार के शब्द परिवर्तन के चलते दोनों में पर्याप्त अंतर आ गया। जैसे कि आइकल बर्गर ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, जो पुराने राष्ट्र संघ की संविदा के शब्द हम संविदा करने वाले श्रेष्ठ दल के बदले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग शब्द से शुरू होता है, अकारण नहीं है। इसका मतलब यह है कि अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता राजनीतिज्ञों एवं आम जनता जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं पर निर्भर है। परंतु इस संदर्भ में यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निर्माण में जनता का क्या हाथ था? क्या जिन लोगों ने चार्टर का निर्माण किया था तथा उस पर हस्ताक्षर किया था तो वे जनता के प्रतिनिधित्व करते थे? स्पष्ट इसका उत्तर होगा नहीं। कारण यह है कि जिन लोगों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था वे जनता के नहीं बल्कि अपनी अपनी सरकारों के प्रतिनिधि थे। अतः उनके द्वारा निर्मित चार्टर को जनता द्वारा निर्मित चार्टर नहीं माना जा सकता। केल्सन का कहना है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग शब्द एक राजनीतिक भ्रम है। शुमा कहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग शब्द गुमराह करने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने चार्टर का निर्माण किया था वे सरकार के प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि नहीं। उन्होंने सार्वजनिक संघ का निर्माण किया था। वैधानिक दृष्टिकोण से ये आलोचनाएं सत्य हैं। सचमुच संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में जनप्रतिनिधियों ने नहीं वरन विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रस्तावना की अंतिम पंक्तियां इस बात को स्पष्ट कर देती हैं कि जिसमें यह कहा गया था कि चार्टर की सत्ता सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित विभिन्न सरकारों के पारस्परिक समझौतों से निश्चित होती हैं। व्यवहार में हम देखते हैं कि संघ के सदस्य राज्य हैं, ना कि आम जनता के प्रतिनिधि। प्रस्तावना की एक अन्य कमजोरी इसके बंधनकारी स्वरूप का अभाव है। आलोचकों का कहना है कि कुछ आदर्शों की घोषणा मात्र है। उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए इसमें कोई एक बंधन नहीं लगाया गया है कि किसी प्रकार का दबाव सरकारों के ऊपर या राज्यों के ऊपर हो। केल्सन ने यह भी लिखा कि इसका वैधानिक नहीं केवल आदर्शात्मक महत्व है। लेकिन जो ये आलोचक हैं उनकी आलोचनाओं के बावजूद प्रस्तावना की स्थिति किसी भी दृष्टि से नगण्य नहीं है। ये इस बात का सूचक है कि शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के निमित्त एक विश्व संगठन स्थापित करने से संबद्ध जो विश्वास संसार के असंख्य लोगों में उत्पन्न हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ उसी विश्वास का प्रतिबिंब है। इस दृष्टि से चार्टर का अभिन्न अंग है और यह उसको समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। क्योंकि प्रस्तावना जो अस्तित्व में आई, प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों का वर्णन किया गया वो उद्देश्य केवल मात्र आदर्श नहीं थे, केवल मात्र कल्पना नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर काम किया जाना था। और ये सरकारों के प्रतिनिधियों ने वहां पर सहमति जताई और बाद में क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि थे तो नेचुरल था उस राष्ट्र ने सहमति जताई कि वो इन सिद्धांतों के ऊपर काम करेंगे, इन आदर्शों को प्राप्त करेंगे, विश्व में शांति स्थापित करेंगे और लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस बात की सूचक है कि किन किन विश्वासों तथा आशाओं के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। यह उन सिद्धांतों, लक्ष्यों एवं प्रयोजनों की घोषणा है जिनकी प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण हुआ। इसमें सदस्य राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा मानव मात्र को न्याय, समानता, बंधुत्व, मौलिक अधिकारों व जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर सुख व समृद्धि दिलाने के संकल्पों को प्रकट किया गया। नेक्स्ट बच्चे, हम कल करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में। आज हमने किया
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।